नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर आप सभी लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर निरंतर कक्षाएं संप्रेषित की जाती हैं। उसी कड़ी में आज हम पुनः आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी कि पीजीटी हिंदी विषय उत्तर प्रदेश 2016 के व्याख्यात्मक मॉडल पेपर को, जिससे आप सभी लोगों को कई सारी जानकारियां और सीख मिलेगी कि कैसे हमको आगामी अपने पेपर को हल करना है, किस प्रकार की तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए करनी है। आप सभी में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन का लाभ लेने के लिए पूरी तरीके से अंत तक बने रहिएगा। और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? विकल्प है ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति। किसे कहा गया है काव्य का सर्वस्व? तो इस क्वेश्चन के जवाब के लिए आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी काव्य का सर्वस्व अलंकार को माना गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, विरोधाभास, संदेह और विकल्प एक दिया गया है, क्या है? उपमा। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प सी, यानी कि संदेह अलंकार तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 22, 18, 8, 16। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प डी, 16 मात्राएं हैं, क्योंकि ये क्या है? चौपाई छंद का एक चरण है, और चौपाई ये सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद, नरेंद्र, देवकीनंदन खत्री, ओम प्रकाश शर्मा। तो इसका जवाब आप सभी लोग दे रहे हो विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी हिंदी में जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है? देवकीनंदन खत्री जी। इनके चंद्रकांता संतत बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं, जिसको पढ़ने के लिए उस समय लोगों ने हिंदी सीखी थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है, कौन सी है? उपन्यास, नाटक, काव्य, ललित निबंध। तो इसका जवाब आप लोग दे रहे हो विकल्प डी, यानी कि ललित निबंध, तो सही होगा। और ये निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ललित निबंधकार हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, कौन नहीं है? हम लोग जानते हैं, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली और बाल मुकुंद गुप्त। तो कौन नहीं है इनमें से? आपका उत्तर आएगा इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी,
तो सही होगा, यानी बाबू बाल मुकुंद गुप्त ये स्वातंत्र्योत्तर हिंदी के व्यंग्यकार नहीं हैं। इनकी गणना द्विवेदी युग के प्रारंभ के समय की जाती है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग्य, रेखा चित्र। तो इसका जवाब आप लोग दे रहे हो विकल्प डी, यानी कि रेखा चित्र। तो सही होगा, गौरा गाय क्या है? महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं? कौन है आकाशदीप के मुख्य पात्र? चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक की चारुमित्रा, होरी और बुधिया। तो आकाशदीप ये है क्या विद्यार्थियों? ये कहानी और कहानी संग्रह है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। और इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं? आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, यानी कि चंपा और बुद्धगुप्त। तो बिल्कुल सही माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सुंदर कांड में प्रमुख पात्र हैं? कौन है? हनुमान, भरत, कैकेयी, लक्ष्मण। तो आप सभी जानते होंगे कि सुंदर कांड के प्रमुख पात्र कौन हैं? विकल्प ए, हनुमान जी महाराज। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ईश्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? विकल्प हैं अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, कोई भी नहीं। तो जीव के भाग के आधार पर 3 प्रकार से उच्चारण होता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। और जो आपकी छोटी है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? विकल्प ए आपका उत्तर आएगा, अग्रभाग। तो बिल्कुल सही माना जाएगा। उसके बाद में फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है, यानी कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो सबसे पहले क्या है? अवधी। ये अवधी कहाँ बोली जाती है? इसका क्षेत्र है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। फिर है ब्रज, ब्रज का क्षेत्र है मथुरा। भोजपुरी का क्षेत्र क्या है? बनारस। और मैथिली का क्षेत्र है मुंगेर। तो यहाँ पर ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और हितकूट के रूप में देखेंगे तो विकल्प डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है? 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो इस क्वेश्चन को जो है आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। कोई भी आंसर सही नहीं है। आपको बताना है खड़ी बोली के जन्म का समय कब से माना जाता है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों, कौन सा? विकल्प सी, बौद्ध धर्म। तो बिल्कुल राइट होगा, यानी बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक लिखे गए थे और जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इति, धन, आदि, इत्यादि यह कौन सी संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि, आयादि संधि, गुण संधि, यण संधि। क्या होगा सही जवाब? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प डी, यानी कि यण संधि। तो बिल्कुल सही होगा। और यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणाचि। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। रात, सांस, मूर्खता, मोती। कौन सा है इनमें से पुल्लिंग शब्द? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी, मोती। तो बिल्कुल सही होगा। ये क्या है? पुल्लिंग है। रात, सांस, मूर्खता, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में होंगे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, यानी विराम चिन्ह हैं और उनके प्रकार हैं। देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है अल्प विराम। अल्प विराम का इनमें से कौन सा चिन्ह है? तो आपका उत्तर होगा ये बड़ा आ वाला। फिर है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के लिए क्या होगा आपका?
तो विस्मयाद बोधक में आएगा आपका बड़ी ई। फिर है अर्धविराम। अर्धविराम ये है छोटा आ वाला, और निर्देशक चिन्ह कौन है? छोटी ई वाला। तो यहाँ पर आपका मिलान कर दिया गया है। और आप सभी लोग यदि कूट के रूप में देखेंगे तो इसका विकल्प बी सही उत्तर होगा। कौन सा? विकल्प बी। आप लोग सही कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है? अशुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? राम ने एक किताब खरीदे, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने घोड़ा देखा। तो आपको पढ़ने से ही लग गया होगा कौन सा गलत है। अगर आप लोग उत्तर दे रहे हैं विकल्प ए तो सही होगा राम ने एक किताब खरीदे। ये गलत है, राम ने एक किताब खरीदी तो सही माना जाता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है लड़की जाए। यह वाक्य किस काल में है? पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल। लड़की जाए ये किस काल का वाक्य है? आपका उत्तर होगा विकल्प सी संभाव्य भविष्यत काल। यानी क्या है? संभावना की जा रही भविष्य में जाने की, इसलिए संभाव्य भविष्यत काल होगा। फिर अगला है मोहन ने पढ़ा। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। तो क्या होगा इसका उत्तर? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी मोहन ने पढ़ा होगा, तब ये माना जाएगा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध में क्या है? पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से जायसी की रचना नहीं है। पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती, आखिरी कलाम। कौन सी रचना नहीं है मलिक मोहम्मद जायसी की? आप लोगों का आंसर आएगा इसके लिए विकल्प सी। तो सही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंद्रावती ये रचना किसकी है। फिर आपका क्वेश्चन है बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल, चंदबरदाई, धनपाल, जयानक। कौन है बीसल देव रासो के रचनाकार? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए नरपति नाल की है बीसल देव रासो। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये किसकी जो है पंक्ति है? रहीमदास, कबीरदास, बिहारी, तुलसीदास। क्या होगा इसका सही जवाब? आप लोग उत्तर दे रहे हो अपना विकल्प बी यानी कबीरदास की ये जो है प्रसिद्ध पंक्ति है। फिर आपका क्वेश्चन है बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय। किसका पद है? केशवदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, कबीरदास। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प सी यानी ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन, भोजराज। किसके दरबारी कवि हैं रहीमदास जी? तो आप लोग अपना उत्तर दिए हैं विकल्प बी अकबर के दरबारी कवियों में है रहीमदास जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है नदी के द्वीप किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, आज्ञेय जी। नदी के द्वीप ये रचना किसकी है? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, आज्ञेय। तो सही माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रसमरथी, भूमिजा, आत्मजयी, कामायनी। कौन सी रचना है जो राम कथा के ऊपर आधारित है? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प बी भूमिजा। तो सही माना जाएगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि रसमरथी ये जो रचना है किसके जीवन पर आधारित है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है निहार, रस्म, नीरजा, सप्तपर्णा, हिमालय, दीपशिखा, यामा ये सब किसके काव्य संग्रह हैं? सुमित्रानंदन पंत, निराला,
मुक्तिबोध महादेवी वर्मा। क्या होगा सही जवाब? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी महादेवी वर्मा, तो राइट आंसर होगा। फिर आपका क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है कामायनी, प्रियप्रवास, कुरुक्षेत्र, साकेत। कौन सी रचना है हरिऔध की इनमें से? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी यानी प्रियप्रवास। ये क्या है? महाकाव्य है और 1914 ईस्वी में प्रकाशन होता है। इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। आप लोगों का अगला क्वेश्चन, बाबू श्याम सुंदरदास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रयोगवादी कवि, छायावादी कवि, व्यंग लेखक, आलोचक। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प डी आलोचक, तो सही होगा। यानी बाबू श्याम सुंदरदास की गणना आलोचक के रूप में प्रमुखता से होती है। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ हैं आपके रचनाकार और दूसरी तरफ हैं रचनाएं। तो सबसे पहले हैं आपके मुंशी प्रेमचंद जी। इनकी रचना कौन सी है? शतरंज के खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद की रचना है आकाशदीप और भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना है निंदिया लागी। जैनेन्द्र कुमार की रचना है अपना अपना भाग्य। तो ये आपका सही मिलान हुआ, लेकिन कूट के रूप में जो आपका सही होगा उत्तर विकल्प बी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, यहाँ भी क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ हैं आपके रचनाकार और दूसरी तरफ हैं रचनाएं। तो सबसे पहले हैं आपके गोविंद वल्लभ पंत जी। इनकी रचना है वरमाला। फिर हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। इनकी रचना कौन सी है? सिंदूर की होली। फिर है जयशंकर प्रसाद जी। इनकी रचना है स्कंदगुप्त। फिर चतुरसेन शास्त्री की रचना है उत्सर्ग। ये आपका सही मिलान है और ये सभी जो रचनाएं हैं क्या हैं? नाटक विधा की रचनाएं हैं। तो यहाँ आपका जो है सही मिलान किया गया और जो कूट के रूप में आपका उत्तर होगा विकल्प डी होगा। आप सभी लोग लगा लेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, खंड काव्य की परिभाषा है। किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना, पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। तो यहाँ पूछा जा रहा है खंड काव्य की परिभाषा कौन सी है? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए यानी किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की जो है मार्मिक कथा प्रस्तुति खंड काव्य की परिभाषा मानी जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, शब्दालंकार में यह नहीं है, यानी कौन शब्दालंकार में नहीं होगा? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। तो जिसकी गणना नहीं होगी शब्दालंकार में, आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, यानी जो उपमा अलंकार है ये आपका अर्थालंकार में आता है, बाकी शेष जो है शब्दालंकार में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 3, 7, 8, 4। तो हमने कई बार इसको पढ़ाया है लगातार कक्षाओं में। आपका जवाब सही आना चाहिए। छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प डी, 4 चरण सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, श्रोता, अभिधा, लक्षणा। इसको भी खूब हमने कई बार पढ़ाया है, आप सब जानते हैं इनमें से कौन सा भेद नहीं है शब्द शक्ति का। आपका उत्तर होगा विकल्प बी, श्रोता। और शब्द शक्ति के कितने भेद हैं विद्यार्थियों? 3 भेद माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, यानी एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ जो है उनकी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? बसंत आ गया। फिर है बनारसी दास चतुर्वेदी जी, और चतुर्वेदी जी की रचना कौन सी है? मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इनकी रचना है राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र है, इनकी रचना है दांत। ये यहाँ पर आपका मिलान किया गया और ये सभी की सभी रचनाएं क्या हैं? निबंध विधा की रचनाएं हैं।
और कूट के रूप में यदि अपना उत्तर देखेंगे तो आपका विकल्प सी इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग नाटक, शोक सभा, जीप पर सवार, इल्लियां। तो इनमें से कौन सी रचना नहीं है शरद जोशी जी की? तो आप लोग उत्तर दे रहे हो विकल्प सी, शोक सभा तो बिल्कुल सही होगा और बाकी सभी रचनाएं शरद जोशी जी की हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा विधा की है? बचपन, ठेले पर हिमालय, निंदा रस, आखिरी चट्टान। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए, बचपन तो बिल्कुल सही होगा, ये आत्मकथा विधा की रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? जयदेव, भोजराज, भरत मुनि, आनंदवर्धन। यानी ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, आनंदवर्धन तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग, वा पाए बौराए। इनमें कौन सा अलंकार है? यमक, विभावना, वक्रोक्ति, उपमा। तो इसमें जो आपका अलंकार होगा, आप लोग जवाब दे रहे हो विकल्प ए, यमक अलंकार तो बिल्कुल सत्य माना जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, तालव्य, दंती, ओष्ठ। क्या है इसका आंसर? आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प डी, ओष्ठ। यानी पाफा बाबा माँ ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ओष्ठी उच्चारण स्थान के अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प ए, अवधी ये पूर्वी वर्ग की बोली है और ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी ये सब खड़ी बोली किस में आती है? पश्चिमी हिंदी वर्ग में। फिर अगला क्वेश्चन है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वो कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी, मैथिली। क्या होगा सही उत्तर? आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प ए, हिंदुस्तानी तो सही होगा। यानी जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक होता है वहाँ भाषा कैसी मानी जाएगी? हिंदुस्तानी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? गृह, घर, घड़ा, बेगम। कौन सा है इनमें से तत्सम शब्द? तो आप लोग अपना जवाब दिए हैं विकल्प ए, गृह तो सही होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद होगा? सदधन जन, साधन जन, सतधन जन, सजधन जन। क्वेश्चन नंबर 45 का आप सभी लोगों को फटाफट से उत्तर करना है। आपका आंसर आया है विकल्प सी, सतधन जन तो सही होगा और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सज्जन में संधि कौन सी है। फिर आपका क्वेश्चन है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। यानी कौन सा इनमें से सही शब्द है? एक ही शब्द के 4 प्रकार हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से वर्तनी सही है। तो आप सभी का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, अतिवृष्टि तो बिल्कुल सही होगा और बाकी सारे इसके रूप गलत हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, कर्म, करण। तो कौन सा होगा इसका आंसर? आप लोगों का आंसर आया है विकल्प सी, कर्म कारक। यानी कर्म में क्या होता है? को। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैंने पत्र को लिखा, तब जाके जो है इसमें कर्म कारक आपका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। देखते हैं हम लोग कौन सा सही वाक्य है इनमें से। मैं तुमको देखा, राम ने लिख चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी,
मोहन ने रोटी खाई और बाकी सारे वाक्य गलत हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं मुमुक्षु, सर्वज्ञ, सहिष्णु, जिज्ञासु। क्या होगा सही उत्तर? आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प डी। तो सही होगा जिसे किसी बात की जानने की इच्छा उसे जिज्ञास कहते हैं, और आपको बताना है सर्वज्ञ किसे कहते हैं। क्या आएगा इसके लिए? फिर आपका क्वेश्चन है ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, यानी 4 प्रकार दिए गए हैं, उनमें से बताना है ऊंट का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आप सभी ने आंसर किया है विकल्प बी, ऊंटनी, तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। मालूक दास, धर्मदास, संत रविदास, परमानंद दास। कौन नहीं है ज्ञानाश्रयी शाखा के? आप लोगों का आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी, परमानंद दास, तो बिल्कुल सही होगा, चूंकि परमानंद दास ये कृष्ण काव्यधारा में अष्टछाप के कवि हैं। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? देखते हैं हम लोग कौन सी नहीं है। तो पहली पंक्ति है तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। तो ये पंक्ति क्या है? ये पद्मावत की है। फिर अगली है भूलि चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा महा चंद दिखावा। ये भी पंक्ति क्या है? पद्मावत महाकाव्य की है। फिर अगली तीसरी पंक्ति है मधुकर हंसी समुझाए सौह दे बूझत साँच नहासी। यही जो है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से नहीं है, चूंकि ये जो पंक्ति है सूरदास जी के भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई है। और अगली पंक्ति को भी हम लोग देखेंगे। वही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। ये भी पंक्ति जो है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य की है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी। यानी रामचंद्रिका ये रचना किसकी है? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए, केशवदास, तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता, चंद्रिका। क्या होगा इसका जवाब? आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प सी, संयोगिता। यानी पृथ्वीराज जो है संयोगिता से प्रेम करता था। फिर अगला क्वेश्चन है महारे घरे आओ जी प्रीतम प्यारा, महारो घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा, महारे घरे आओ जी प्रीतम प्यारा, महारे घर आओ जी। पंक्तियां किसकी हैं? मीराबाई, महादेवी वर्मा, विद्यापति भूषण। किसकी हैं ये काव्य पंक्तियां? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए, ये पंक्तियां किसकी हैं? मीराबाई जी की। और मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री हैं, यानी किसी भी संप्रदाय में वो नहीं बंधी हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक, यशोधरा। कौन सी रचना है मैथिली शरण गुप्त की इनमें से नहीं? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी, प्रेम पथिक, तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास किन की कृतियां हैं? जयशंकर प्रसाद,
महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला। किसकी है ये तीनों रचनाएं? आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन का असली नाम क्या है? कमलनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, रामनाथ शर्मा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प सी, वैद्यनाथ मिश्र, ये नागार्जुन का असली नाम है। फिर आपका क्वेश्चन है अगला, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। यानी तीसरा सप्तक के इनमें से कवि कौन है? आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प ए, केदारनाथ सिंह। तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अलंकारों के कितने भेद हैं? 8, 12, 6, 3। क्या है सही उत्तर? आप लोग अपना जवाब दे रहे हो विकल्प डी, यानी 3 प्रकार के अलंकार हैं हमारे वहां, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास इनमें से कौन सा है? दादा कामरेड, मृगनयनी, भाग्यवती, सेवा सदन। कौन सा है इनमें से वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास? आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प बी, मृगनयनी। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर श्यामनाथ, बेनी माधव। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आप लोग अपना उत्तर दिए हैं विकल्प ए, बग्गा साहब। तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं? विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, शरद जोशी। किसकी रचना है युगे युगे क्रांति? आपका उत्तर आया है विकल्प ए, विष्णु प्रभाकर। तो सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के गुण कितने हैं? 12, 9, 20, 3। कितने हैं वामन के अनुसार काव्य के गुण? आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प सी, 20 काव्य गुण माने हैं आचार्य वामन जी ने। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा, मृदुल यद खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, रजोगुण। तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, माधुर्य गुण। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8, 3, 10, 7। क्या है इसका उत्तर? तो इसको भी जो है आयोग के द्वारा क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। कोई भी जवाब इनमें से सही नहीं माना गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रचयिता कौन है? सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। किसका नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में? तो आपका उत्तर आया है विकल्प बी, भीष्म साहनी। तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सदाचार का तावीज के लेखक कौन है? हरिशंकर परशाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती। किसकी रचना है सदाचार का तावीज? आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प ए, हरिशंकर परसाई। तो सही होगा। सदाचार का तावीज रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्रोध निबंध के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका है निबंध क्रोध? आपका आंसर आया है विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बिल्कुल सही होगा।
फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? एल्बम, परीक्षा, शरणदाता, कफन। तो घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? आपका आंसर आ रहा है विकल्प डी, कफन। तो सही होगा। ये मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है, वो इसी के ये पात्र हैं, घीसू और माधव। फिर आपका क्वेश्चन है, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? कमलावती, नागमती, वेदवती, मृगावती। कौन है पद्मावत के रतन सेन की पत्नी? इनमें से आप लोगों ने अपना आंसर किया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी, नागमती। तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पहला यानी तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? अज्ञेय, धूमिल, रघुवंश, त्रिलोचन। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प ए, सच्चिदानंद हीरानंद व तत्सायन अज्ञेय। तो बिल्कुल सही होगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किस सन में हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट। क्या है प्राकृत की पूर्वकालीन यानी पहले की अवस्था का नाम? तो आप सभी का आंसर आ रहा है विकल्प ए, पाली। तो सही होगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर जो है आगे हिंदी खड़ी बोली का विकास होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अपभ्रंश भाषा का समय कब से कब तक है? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, यानी कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक समय है अपभ्रंश भाषा का। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कार्य शब्द का तद्भव रूप है? कर्म, कार्य, कर, काज। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो कार्य शब्द का तद्भव रूप इनमें से जो होगा आपका उत्तर है विकल्प डी, काज। आगे बढ़ते हैं, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। ये शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 76 के लिए आप लोगों का आंसर आया है विकल्प ए, क्रोधाग्नि। इस प्रकार से लिखा जाएगा, यही आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष। कौन सा है समास यथाशक्ति में? आप लोगों ने अपना आंसर किया है विकल्प बी, अव्ययी भाव समास। तो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, कारकों को उनकी क्या है विभक्तियों के साथ में सुमेलित करना है। तो कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, अपा, क्या है अधिकरण, में, पर। तो ये आपका सही मिलान हुआ क्वेश्चन नंबर 78 का। और कूट के रूप में यदि आप देखेंगे तो इनमें आपका विकल्प डी सही उत्तर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मूक शब्द का विलोम रूप है? अंधा, लंगड़ा, वाचाल, बात। तो मूक का विलोम क्या होगा? मूक यानी जो गूंगा होता है, वाचाल जो बहुत बोलता है, यानी सी आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मान न मान मैं तेरा मेहमान का सही अर्थ है? पैसे से सब काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, जबरदस्ती गले पड़ना, सावधान रहने से लाभ होता है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर? मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका सही अर्थ होगा विकल्प आपका कौन सा? सी, यानी जबरदस्ती गले पड़ना। निमंत्रण नहीं दिया है फिर भी जो है थाली लिए आपकी बारात में खड़े हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंबक, अंबर, व्योम, नभ। कौन सा नहीं है इनमें आकाश का पर्यायवाची? तो आपका जवाब आया है विकल्प ए, अंबक। ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है और बाकी अंबर, व्योम, नभ ये तीनों हैं।
अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो सही होगा। यानी महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहला नाम किसका आता है? संत नामदेव जी का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। क्वेश्चन नंबर 83 आपका आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प सी, रामानंद, तो बिल्कुल सही होगा। और यहीं से जो है रामानंद को कबीरदास ने अपना गुरु मान लिया था। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसके शिष्य थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कृष्णाचार्य, वल्लभाचार्य। किसके शिष्य थे सूरदास? आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, वल्लभाचार्य, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से तुलसीदास जी की रचना नहीं है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका। कौन सी रचना नहीं है तुलसीदास की? आपने अपना उत्तर किया है विकल्प डी, ये रामचंद्रिका जो है केशवदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रीतकाल के मुख्य कवियों में हैं? कौन है इनमें से रीतकाल के मुख्य कवि? खुसरो, रहीम, पलटूदास, मतीराम। तो आप लोगों ने अपना आंसर किया है विकल्प डी, मतीराम ये रीतकाल के कवि हैं। और आपको कमेंट करके बताना है खुसरो किस काल के कवि हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है? भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, राजश्री। कौन सा नाटक नहीं है भारतेंदु का? आपका जवाब आया है विकल्प डी, राजश्री, तो बिल्कुल सही होगा। और आपको बताना है राजश्री ये नाटक किसका है। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं? अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में मेल कराती मधुशाला। कौन है हालावाद के प्रतिष्ठित कवि? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विकल्प डी, यानी बी, हरिवंश राय बच्चन, तो बिल्कुल सही होगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इनकी हालावाद की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आगे देखते हैं, कनुप्रिया काव्य किनके संबंध में है? राम सीता, राजा रानी, भाई बहन, राधा कृष्ण। यानी कनुप्रिया ये रचना किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। और इसमें किसका चित्रण किया गया है? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी, यानी राधा और कृष्ण के प्रेम का इसमें दिग्दर्शन धर्मवीर भारती जी ने कराया है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं इनमें से किस विकल्प में हैं? जादू नहीं कविता व 7 भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली तालाब की मछलियां, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो सही होगा। अर्थात एक सूनी नाव, जंगल का दर्द, ये दोनों रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। खूंटियों पर टंगे लोग भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन जो है इसी मॉडल पेपर में 2 बार पूछा गया है। कितने हैं शब्द शक्ति के भेद? अभी ऊपर पूछा जा चुका है। आप सभी का आंसर आया है विकल्प डी, तो सही होगा। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है? चंद्रकांता, सम्राट अशोक, हल्दी घाटी, चंद्रिका। अभी हमने आपको ऊपर बताया था चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता दूरदर्शन के ऊपर सीरियल भी इसी उपन्यास के ऊपर आता था। आपका जवाब होगा विकल्प ए, चंद्रकांता। और आपको कमेंट करके बताना है हल्दी घाटी ये रचना किसकी है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? अकेली, मैकू, पंचलाइट, शरणदाता। किस कहानी की पात्र है सोमा बुआ? आप लोगों का आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, अकेली कहानी, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का
नाटक नहीं है? कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, अंधा युग। बताना है फटाफट से कौन सी यानी कौन सा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है। तो इसके लिए आप सभी लोगों का जवाब आया है अंधा युग विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। ये गीत नाट्य किसका है? धर्मवीर भारती का, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? क्रोध, भय, साहस, उत्साह। क्या होगा वीर रस का स्थायी भाव? तो आपका आंसर आया है विकल्प डी, उत्साह, तो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा रस है। तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानी है, बैठ विलंब को कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल की तनवारी बिलोचन बाढ़े। करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस और बीभत्स रस, यानी इन काव्य पंक्तियों में कौन सा आपका रस है? तो जवाब आप लोगों का यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प बी, श्रृंगार रस, तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण इनमें से है? दिवस का अवसान समीप था, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योमलाली, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। तो इनमें से जो आपका गीतिका छंद का उदाहरण है विद्यार्थियों, आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प सी, यानी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इसमें कौन सा छंद है? गीतिका छंद। और गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी 26 मात्राएं होती हैं और हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करना है? यहाँ पे सुमेलित करना है, अलंकारों के नाम हैं और उनके लक्षण हैं। कौन सा अलंकार में कौन सा लक्षण आएगा? तो सबसे पहले है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। तो जहां क्या है, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति क्या है? किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। और उपमेय और उपमान में जहां पर बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है वहां दृष्टांत अलंकार आपका होता है। ये आपका सही मिलान हुआ। और कूट के रूप में जो आपका उत्तर सही होगा इनमें से वो कौन सा होगा? विकल्प सी। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन, कार्य संकलन। कौन नहीं आता है संकलन त्रय में? इसको भी हमने आपको कई बार क्वेश्चन को बताया है। तो आप लोगों का जवाब आ रहा है इसके लिए विकल्प सी, प्रभाव संकलन नहीं है। संकलन त्रय में समय, स्थान और कार्य आता है। और संकलन त्रय की जो है नाटक और एकांकी में बड़ी ही भूमिका होती है। फिर अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, समीक्षा, कहानी, ललित निबंध। कौन सी विधा है आखिरी चट्टान रचना की? इस क्वेश्चन का आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए, यात्रा वृत्तांत, तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। भारत दुर्दशा क्या है? ये नाटक है। जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसका है ये नाटक? आपका आंसर आया है विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण, रिपोर्टाज, कहानी, आत्मकथा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प ए, संस्मरण, तो बिल्कुल सही होगा। यानी अमृतलाल नागर की रचना है यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। इसकी विधा कौन सी है? संस्मरण। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कहूरे मधुकर मधुमत वारे,
कहु रे मधुकर मधुमत वारे, कहाँ करऊँ निर्गुण लई कई हूँ, जीवहु कान हमारे। कहु रे मधुकर मधुमत वारे, कहु रे मधुकर मधुमत वारे। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? यशोधरा, साकेत, भ्रमर गीत, सूर्द सागर, जयद्रथ वध, किसकी है उपयुक्त काव्य पंक्तियां? आप लोगों ने अपना उत्तर किया है विकल्प सी, भ्रमर गीत सूरसागर से, यानी सूरदास जी की ये काव्य पंक्तियां हैं जो कि भ्रमर गीत प्रसंग से अवतरित हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? उड़िया, मराठी, असमिया, बंगला, इनमें से कौन सी नहीं है पूर्वी समुदाय की? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प बी, मराठी, जो कि मराठी है दक्षिणी समुदाय में आती है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 17, 25, 6, 9, कितनी हैं हिंदी की मुख्य बोलियां? आप सभी लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए आया है विकल्प ए, 17 बोलियां हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? 8, 6, 2, 4, कितने प्रकार के शब्द हैं हिंदी के शब्द भंडार में? आप सभी अपना आंसर कर रहे हो इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि विकल्प डी, 4 प्रकार के शब्द हैं। कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है, यानी एक तरफ है वर्ण, दूसरी तरफ है उनका उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले कौन सा है आपका? वो है चा वर्ण। तो चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इचु ऐसा नाम तालु, यानी तालव्य है। फिर है वा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ताथा दाधा ना, ये किस में आते हैं? दंत में। काखा गगा अंगा, अको विसर्जनीय नाम कंठा कोमल तालव्य, यानी ये इसमें आएगा। तो ये आपका सही मिलान हुआ। फिर जो आपका कूट के रूप में आंसर सही होगा वो हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा है कूट के रूप में सही? वो है आपका विकल्प ए, यानी पहला ही विकल्प कूट के रूप में आपका उत्तर सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण है? पीतांबर, पाप पुण्य, आजीवन, चौमासा। तो इनमें से जो बहुब्री समास का उदाहरण है आपका आंसर आ रहा है विकल्प ए, पीतांबर। पीतम अंबर में सिसा, पीले हैं वस्त्र जिसके। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। चौमासा में द्विग समास है। आजीवन में अव्ययी भाव समास होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लड़की पढ़ती है, ये वाक्य बहुवचन में क्या होगा? लड़कियां पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती है। तो लड़की पढ़ती है, इसका बहुवचन में क्या बनेगा शुद्ध रूप? आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए आंसर कर रहे हो विकल्प सी, लड़कियां पढ़ती हैं, तो सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, यानी शब्द और उनके अर्थ के साथ में हम लोगों को सुमेलित करना है। सबसे पहले क्या है? शैल। शैल माने क्या होता है? पहाड़, यानी पहाड़ का ये पर्यायवाची हो जाएगा। फिर है अम्बु, अम्बु का अर्थ क्या है? नीर। फिर है सदन, सदन माने गेह यानी घर जिसे आप कहते हो। अनल माने पावक यानी आग जिसे कहते हो। तो ये आपका सही मिलान हुआ। और कूट के रूप में जो आपका इसमें आंसर सही होगा वो होगा विकल्प बी। फिर अगला क्वेश्चन है, यहां भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है मुहावरे, दूसरी तरफ उनके अर्थ हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका मुहावरा? टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का अर्थ क्या होगा? अड़चन डालना। आग में घी डालना, इसका अर्थ क्या होगा? क्रोध भड़काना। और दाल न गलना, बस न चलना। कान भरना, चुगली करना। तो ये आपका हुआ सही मिलान इस क्वेश्चन का। और कूट के रूप में जो आपका उत्तर सही होगा वो होगा विकल्प ए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है।
तो राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का जो कर्मवाच्य रूप आपका बनेगा यानी सही उत्तर होगा विकल्प डी, क्या है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है, यानी किसकी रचना है पृथ्वीराज रासो? बीसल देव, चंद बरदाई, जयशंकर प्रसाद, मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी रचना है? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी, चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन फिर आपका है, रामचरितमानस की भाषा किस प्रकार की है? भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। आप सभी लोग जानते हैं रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? विकल्प बी, अवधी भाषा। ये तुलसीदास जी का महाकाव्य है। फिर आपका क्वेश्चन है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह, नरसिंह, शिव सिंह, कीर्त सिंह। तो इसमें क्या है, शिव सिंह, कीर्त सिंह दोनों के आश्रित कवि थे। विद्यापति दोनों के दरबार में रहते थे और आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था, अर्थात कोई भी उत्तर इसमें सही माना नहीं गया था क्योंकि दो उत्तर एक साथ में सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बताना है फटाफट से। 11, 9, 10, 7। आप सभी लोग जानते हो रामचरितमानस में कितने कांड हैं। आपका उत्तर आ रहा है विकल्प डी, 7 कांड, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? 2000, 5000, 8500, 700। कितने दोहे लिखे हैं बिहारी ने? आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, यानी कि 700, इसीलिए उसको सतसई कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन से नहीं हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद ठाकुर, जगमोहन सिंह। कौन नहीं है इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार? आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प सी, मुंशी प्रेमचंद, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कामायनी के प्रमुख पात्र इनमें से कौन है? राम, कृष्ण, रतन सेन, मनु। तो कामायनी के इनमें से जो आपके प्रमुख पात्र हैं, आपका उत्तर आया है विकल्प डी, तो सही होगा मनु। और मनु जो है कामायनी में मन के प्रतीक माने गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है? ग्रंथि, वीणा, परिमल, पल्लव। कौन सी नहीं है इनमें से पंत जी की रचना? इस क्वेश्चन के लिए आपने अपना उत्तर किया है विकल्प सी, परिमल। ये रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। फिर अगला क्वेश्चन है, धूमिल की रचनाएं इनमें से कौन सी हैं? संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे, शहर अभी संभावना है, एक पतंग अनंत में, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्य की डायरी। तो इनमें से विद्यार्थियों जो रचना है, यानी जो रचनाएं जिसमें विकल्प में है धूमिल जी की, वो आप सभी का उत्तर आया है विकल्प ए, तो सही होगा संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी, साकेत, प्रिप्रवास, गोदान। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए, कामायनी महाकाव्य की पात्र है श्रद्धा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कुमार जो है मानव, वो किस रचना का पात्र है। अगला आपका क्वेश्चन है, वरदान उपन्यास की लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, यशपाल। किसका है उपन्यास ये वरदान? आप लोगों ने अपना उत्तर किया है विकल्प ए, मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। किसकी कहानी है पर्दा? तो आप सभी लोगों ने अपना आंसर किया है विकल्प ए, यशपाल जी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर हम सभी लोग आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। आषाढ़ का एक दिन है क्या? ये नाटक है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1958 ईस्वी में।
कौन है इसके रचनाकार? तो आप सभी का उत्तर आया है विकल्प बी, मोहन राकेश। तो बिल्कुल सही होगा। इसमें कालिदास और मल्लिका की जो है प्रेम कहानी का दिग्दर्शन मोहन राकेश जी ने आधुनिक ढंग से कराया है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि प्रवक्ता हिंदी चयन परीक्षा 2016 ईस्वी के मॉडल पेपर के ऊपर आधारित था। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए कक्षा को लाइक, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण आप सभी लोगों को हम लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः से फिर से नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।